थोड़ी देर बाद वो शॉवर लेकर तौलिए से बाल रगड़ता रूम में आया तो आयरा को सिंगार आईने के ऐन सामने खुद ही अपने चेहरे पर पेंटिंग में मसरूफ देख वो ताज्जुब ज़दा नजरों से देखता सरनफी में हिलाकर रह गया था। सही कहते हैं लोग, बीवी लाओ शरीफ नाजुक अंदम हसीना, शर्मीली सी कम गो निगाहें झुका कर रखने वाली, शौहर की अतात करने वाली, शौहर का हुक्म सर आंखों पर रखने वाली, ये मुंह फट जिद्दी जबान दराज और नाफरमान बीवी अल्लाह किसी को ना दे। मूंज अपने गीले बालों को तौलिया से रगड़ता वो दिल की छाले फोड़ने में मसरूफ था। आयरन ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। सही बात है, मगर क्या करें, ऐसी बीवी पाने के लिए इंसान के अपने अमाल भी तो नेक होने चाहिए, जभी तो मिलती है नेक बीवी। लबों पर लिप ग्लोस लगाती वो भी खासी बेबाकी से हिसाब चुकता कर गई थी, जिसने खश्मगीन निगाहों से आईने में नजर आते अक्स को घूर कर देखा था। हाँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी। कॉटन का कड़कड़ाता हुआ सिया रंग शलवार कमीज सूट जेब तन किए वो खासा चिढ़ा हुआ लग रहा था। अच्छा, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मरवान ने गुस्से से एक नज़र इसकी जानिब देखा था, जो कर्ली बालों को हाफ केचर में कैद किए नेचुरल मेकअप लुक में भी इसके दिल पर कयामत ढा रही थी। ज्वेलरी के नाम पर कानों में डायमंड स्टड्स डाल रखे थे और एक हाथ में लेडीज घड़ी पहनी थी, जो कि इसका पसंदीदा जेवर था, जबकि दूसरा हाथ और गला खाली था। कौन से स कौन से सदमे में चले गए? अब बता भी दो। इसने इसकी मोहय्यत देख नाती से, जिसने इस पर एक खफा से निगाह डालकर ड्रेसिंग टेबल की दराज से कफलिंग्स निकाल कर लगाए थे। जिस मखलूक को देखकर रात को बच्चे रह जाएं, बिल्कुल वैसी ही पिच्चल पैरी लग रही हो। वो सर्द लहजे में जरे दिल से बोला था, जबकि आयरा ने झट पलट कर अपनी आंखों का मेकअप देखा था, जो अच्छी खासी थी, मगर ये शख्स ना जाने किस बात का तंज कर रहा था। तो तुम क्या चाह रहे हो? दुल्हन बनकर बैठ जाऊं मैं? वो चिढ़कर बोली, जबकि वो खामोशी से बालों में ब्रश करता, खामोशी से खफगी का इजहार करता अब अकेले रूम में ही निकलने लगा था। कहाँ जा रहे हो? वो हवन्नक हुई। नाश्ता करने? क्योंकि मेरा इरादा तुम्हारी जली कटी बातों से पेट भरने का हरगिज नहीं है। इसका हाथ अभी दरवाजे के हैंडल पर ही था कि वो भाग कर जाती इसका हाथ थाम कर सोफे तक लाई थी। कितने सेल्फिश हो तुम, मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। वो खफा हुई थी। हाँ, तो तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, अपनी मनमानी करती हो, सारी जिदें पूरी कर लेती हो, खुद मुख्तार हो, तो नीचे भी खुद ही आ जाना। तुम्हें मेरी क्या जरूरत? वो हूंस खफा दिखाई दे रहा था। सुकून से बैठ जाओ यहाँ, दुल्हन हूं मैं, और नई नवेली दुल्हनों की तरह नखरे तुम दिखा रहे हो। इसके तंज सिरे से नजरअंदाज करती कंधों पर दबाव डालकर इसे जबरदस्ती सोफे पर बिठाकर खुद भी साथ ही बैठकर साइड पर रखी अपनी सैंडल्स पहनने लगी थी। ओह, मतलब तुम्हें याद है कि तुम नई नवेली दुल्हन हो? वो तंज से बाज नहीं आया था। हाँ, शायद तुम भूल गए हो कि अभी तो, मगर मैं नहीं भूली। इसने किसी भी किस्म का सख्त लफ्ज कहने से खुद को बाज रखा था। साथ ही कदम उठाती ड्रेसिंग टेबल तक आई थी। इसके साथ ही मरवान भी अपनी नशिस्त छोड़कर इसके करीब आया था। आईने में नजर आते मरवान के अक्स को सवालिया निगाहों से देखा था, जो अब झुककर दराज से ज्वेलरी केस निकाल रहा था। वैसे तो आपकी ये गुस्सीली सूरत तब से देख रहा हूँ, जब पहली बार आपने इस दुनिया में आँख खोली थी। मगर क्या करें, मौका भी है और दस्तूर भी, तो रहनुमाई का ये हकीर सा तोहफा कबूल कीजिए। वो केस में से नाजुक सा पेंडेंट निकाल कर मुस्कुराते लहजे में कहता आयरा की जानिब बढ़ा, तो आयरा ने इसकी पैगाम देती आंखों में देख बालों का थोड़ा सा ऊंचा कर लिया था। जब भी वो इस्तेहाक से इसकी सुराहीदार गर्दन में हार्ट शेप का प्यारा सा पेंडेंट पहनाता दो कदम पीछे हुआ। वो इश्तियाक से चेहरा झुकाए मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी, जो इसकी जानिब से दिया जाने वाला ये पहला तोहफा था। उभरे हुए दिल के ऐन दरमियान में ब्लैक डायमंड का नया पत्थर लगा हुआ था, जिसे देख वो एकदम जज्बाती हो गई थी। ये तो बहुत प्यारा और कीमती है मरवान। इसके चेहरे से फूटती रोशनी देख आंखों में बेपनाह खुमारी समोए
वो बेसाख्ता ही इस पर झुका था और मोहब्बत से इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर एक-एक नक्श को अपने नर्म गरम लम्स से महकाता आँखों में नमी लिए खड़ी आयरा को सीने में भीग चुका था। नाराज़ हो मुझसे? कुछ देर पहले इसका रूठ कर जाना याद आया तो इसने नादाने-सा सवाल किया था। हूँ तो। ज़रा पीछे को होकर इसके चेहरे पर खिलती शरारती लट को कान के पीछे उड़सता वो मस्नूई ख़फ़गी से बोला था। मालूम है मुझे, मगर तुम खुद सोचो, मामा को अभी दुनिया से गए सिर्फ़ 2 दिन ही हुए हैं, तो मैं कैसे? नज़रें झुकाए बोझल दिल से कहती वो एक बार फिर आपतीदा हुई थी। इसने खुद पर कैसे ज़ब्त किया हुआ था, ये सिर्फ़ वही जानती थी। कल रात मैंने तुमसे क्या कहा था आयरा कि जितना रोना था तुम रो चुकी हो। अब यूँ बार-बार रोकर तुम फूफो की रूह को क्यों अज़ियत पहुँचा रही हो? इसने इसके झुके सर को थोड़ी के नीचे उँगली टिकाते ऊपर किया था, जबकि वो अपने आँसू ज़ब्त करती खामोश रही। फूफो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती थीं और ज़रूरी तो नहीं कि जाने वालों को हम सिर्फ़ आँसुओं में याद रखें। तुम फूफो को मुस्कुराकर अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज़ में जीकर भी याद कर सकती हो। वैसे भी जाने वाले पर इतना शोक नहीं करते कि आपका रब ही आपसे नाराज़ हो जाए। अल्लाह की अमानत थी, इसने वापस भी ले ली। इसकी गुलाबी रुखसार सहलाकर नरमी और चाहत से बोला तो वो समझ कर धीमे से सर हिला गई। अब तो मैं नहीं रोऊँगी ना। इसने आईब्रो उठाए, थोड़ा-थोड़ा शायद, जब मामा की याद आ गई तो। तेज़ी से अपने आँसू पोंछती वो माहौल में छाया तनाव कम करने की खातिर शरीर लहजे में खोया हुई थी, तो वो धीरे से मुस्कुराता इसे सीने से लगा गया। जबकि अब वो पीछे होती अपना दुपट्टा साइड कह रही थी, खुश रहा करो और मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। वो पीछे से इसकी गर्दन में हाथ डालकर आईने में नज़र आता अपना और इसका अक्स देख धीरे से देख मुस्कुराया था। वैसे मैं तो हूँ ही अच्छी, मगर हाँ, कुछ देर पहले तुम्हें ज़रूर शर्मीली सी बीवी चाहिए थी। आईने से ही घूरती वो तंजिया बोली थी। आहा! मगर शर्मीली बीवी मेरे नसीब में कहाँ थी? वो ताज्जुबी लहज़े में गोया हुआ था, साथ ही परफ्यूम उठाकर पहले खुद पर छिड़का था और फिर इसके वजूद को भी अपनी खुशबुओं में नहला गया। शर्मीली या ज़हरीली? इसे घूर कर देखा था। वो होले से मुस्कुराकर इसके सर पर चित रसीद करता। अब इसका हाथ थामे कमरे से बाहर निकलता नीचे की जानिब बढ़ा था, जहाँ शायद ही कोई इनका मुंतज़िर था। सीढ़ियाँ उतरते आयरा और मरवान सामने का मंज़र देख हैरान ही रह गए थे। आयरा ने हवन्नकों की मानिंद रुख मोड़कर मरवान की जानिब देखा था, जो नासमझी के आलम में कंधे उचका गया। वो जैसे ही आखिरी जीने पर पहुंचे, निशात बेगम पुरजोश से करीब आई थी और पुरनम आंखों समेत आयरा को सीने से लगाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, बुरी नज़र से महफूज रखे। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। वो आयरा को सलीके से तैयार देख दोनों को सीने से लगाती मोहब्बत से गोया हुई थी। मरवान ने भी आगे बढ़कर माँ की पेशानी पर बोसा दिया था। जानती हो आयरा, मैंने बरसों ये ख्वाब देखा था, जिसकी खूबसूरत तकमील आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। वो मरवान और आयरा का माथा चूमती सदके वारी जा रही थी। आयरा इनकी मोहब्बत की मशहूर थी। ये वाहिद औरत थी जिनकी सच्चाई पर वो आंखें बंद करके ईमान ला सकती थी, क्योंकि वो इनकी मजबूरी के तहत की जाने वाली बातों और गलतियों से भी खूब वाकिफ वाक़फ़ियत रखती थी। शुक्रिया मामी, इनका थामा हुआ हाथ लबों से लगाती, जुमर्द की कमी दिल से महसूस करती खुद भी जज़्बाती हो गई थी। मम्मा, ये सब क्या है? ये इतनी सुबह-सुबह प्रेस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? सुल्तान महल के हॉल में चंद एक निजी न्यूज़ चैनल्स के सहाफ़ी और दीगर स्टाफ को देख वो ज़रा धीमे लहजे में गोया हुआ था, जो चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट सजाए आयरा पर से कितने ही नोट फाड़ चुकी थी। पता नहीं बेटा, इन्हें तो तुम्हारे बाबा ने बुलवाया है। शायद तुम दोनों की शादी से मुतल्लिक खबर ब्रेक करना चाह रहे हो। आ जाओ तुम दोनों भी। वो ज़रा नासमझी से बोली थी, जबकि आयरा ने कदम बढ़ाते मरवान को कंधे से थाम कर रोक लिया था। अगर मामू ने कुछ उल्टा सीधा सोचा तो मैं इसके अपने ही खदशात थे। रिलैक्स आयरा, ऐसा कुछ नहीं है और मैं हूं ना। तुम आओ मेरे साथ। वो इसका थामा हुआ हाथ थपक कर नरमी से गोया हुआ था, जबकि मरवान की निगाहों में पोशीदा पैगाम देख आयरा ने दुपट्टे का सर उठाकर सर पर डाल लिया था, जबकि निशात बेगम इन दोनों के माबीन मोहब्बत देख हौले से मुस्कुराई थी। लीजिए अजमेर साहब, हमारी बहू भी आ गई।
आओ बेटा आओ। अपने खासुल-खास दोस्त सहाफ़ी से बातों में मसरूफ़ अजमल साहब की निगाह जैसे ही आयरा और मेहमान पे पड़ी तो वो खुशगवार लहजे में गोया हुए थे। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग इतनी सुबह-सुबह यहाँ, खैरियत? कौन-सी लेटेस्ट न्यूज़ देख करनी थी? वो इस्तेहज़ाइया अंदाज़ में मुस्कुराता मुकाबिल सोफ़े पर जा बैठा था। आइए, आइए नौशे मियाँ, शादी बहुत-बहुत मुबारक हो। आपने तो हमसे चोरी-छुपे आयरा जी से शादी कर ली और हमें कानो-कान खबर तक न होने दी। अज़मीर साहब की गर्मजोशी पर मेहरबान चारों न चार मुरवतन बगलगीर हुआ था। बहुत शुक्रिया। वो शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी नशिस्त पर जा बैठा था। अब मंज़र कुछ यूँ था कि मुकाबिल टू सीटर सोफ़े पर कर्फ्यू से पाँव पर पाँव रखे बड़े तफ़क्कुर से विराजमान था और इसके ऐन पीछे खड़ी आयरा सीने पर बाजू लपेटे तमस्खुराना निगाहों से अजमल साहब के ख़ास बंदों को घूर रही थी। आपकी वालदा को सुनकर बहुत अफ़सोस हुआ। इस बार इन्होंने आयरा को मुख़ातिब किया था। अच्छा, वैसे लग तो नहीं रहा। आयरा की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई थी। अजमल साहब ने घूर कर देखा था जिसने तंज़िया मुस्कुराहट पास की थी। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? आए जनाब, आज आप हमारे घर की नई रुकन हमारी बैरिस्टर बहू के साथ नाश्ता करें। अजमल साहब कपड़े झाड़ते फौरी खड़े हुए थे जबकि फोटोग्राफर खटाखट मरवान और आयरा की तस्वीर उतार चुका था। वैसे अजमेर साहब, मुझे नहीं मालूम था कि हम कौमी सतह पर इतने फ़ारिग हैं कि एक सियासतदान के बेटे की शादी हमारे मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ का दर्जा रखती है। यानी कमाल हो गया कि पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी सतह पर मौजूद हज़ारों सनसनीखेज़ खबरों पर लानत भेजकर, सब कुछ छोड़-छाड़ कर शादी की खबर पक्की होने की तस्दीक करने की खातिर जाँच-पड़ताल के लिए आप खुद बनफ़्स नफ़ीस चलकर हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं। एक मशहूर और मारूफ सहाफ़ी की फ़रागत की दाद देनी पड़ेगी। अब वो भी घूमकर मरवान के पास ही बैठती अज़ली बेबाक लहजे में गोया होती। सीनियर सहाफ़ी अज़मीर आलम को तपाना नहीं भूली थी, जो अजमल साहब के बहुत बड़े हामी थे। जबकि मरवान ने इसको हिसार में लेते कंधा थपक कर खामोश रहने की तंबी की थी। मिसेस मरवान सुल्तान, आपकी और सुल्तान साहब की शादी की खबर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ से कम भी नहीं है। मतलब अजमल साहब की सबसे बड़ी मुखालिफ हस्ती आज इन्हें इन्हीं के घर में बतौर बहू की हैसियत से मौजूद है। तो ये मौजज़ाना खबर हमारे नाज़रीन तक पहुँचाना भी तो हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। आखिर पार्टी की साख का मसला है जो आपकी मुखालफत के बायस ख़ासी मुतासिर हुई है। तो अब आपका ये फ़ैसला अजमल साहब की पार्टी के हक़ में बहुत बेहतर साबित होने वाला है और अब हम इस फ़ैसले के नताइज के मुंतज़िर हैं। इस बार आयरा के लबों से मुस्कुराहट पल में जुदा हुई थी। फ़िक्र ना करें अज़मीर साहब, यहाँ आपकी दुकान हरगिज़ भी बंद नहीं होगी, बल्कि हम आपको चटपटी मसालेदार खबरें मुहैया करते रहेंगे। ताकि आपके घर का चूल्हा मुस्तकिल तौर पर ठंडा ना पड़ जाए। और मुखालफत की भी खूब कही आपने। मैं तो आज भी इसमें सुल्तान के मुखालिफिन में से हूँ। वो अलग बात है कि मेरे प्यारे मामू जान ने हमेशा की तरह रिश्तों में भी बड़ी सियासत से चाल चली है और हमें मायूस नहीं होने दिया। लेकिन खैर, बाकी ताज़ा तरीन खबरें बात के लिए संभाल के रखते हैं। आज के लिए हमारी शादी की ताज़ा खबर पे ही इंतज़ार करें। क्योंकि आयरा इलाही की शादी की खबर अभी तक तो बहुत सौ पर बिजली बनकर गिरेगी। क्यों मामू जान, ठीक कहा ना? खुद को बामुश्किल कंपोज़ किए वो लहजे में असली तफ़क्कुर समाए मज़ीद भी कुछ तड़कता-भड़कता बोलती मगर अपने कंधे पर मरवान के हाथ का बढ़ता दबाव महसूस कर मज़ीद शोला बयानी का इरादा तर्क करती, दूबदू अंदाज़ में अजमत सुल्तान से मुख़ातिब हुई थी। अज़मीर, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी भांजी को मुझसे कितनी मोहब्बत और अक़ीदत है। ये जब तक मेरी सियासत में दखल अंदाज़ी ना करे, इसे अदालत अदालत खेलने का मज़ा नहीं आता। तो तुम मेरी प्यारी बहू की बातों को ज़्यादा सीरियस ना लो। ये बस हमारे मुखालिफिन के बहकावे में आ गई है और बहुत जल्द हम अपनी बहू को राह रास्त पर ले आएंगे। इसकी गौहर अफशानी पर गुस्से के बायस अजमल साहब का चेहरा सुर्ख पड़ गया था और फिर मरवान की खामोशी। चलें अजमीर साहब, अब उम्मीद करेंगे कि हमने आपको और आपके चैनल को अच्छी खासी गर्म खबरें पहुंचाकर आज सारा दिन की मसरूफियात मुहैया कर दी होंगी। तो अब हमें हमारा फैमिली टाइम एंजॉय करने की इजाज़त दीजिए। वो मुस्कुराते मगर तंजिया लहजे में गोया हुआ था जबकि आयरा तो अजमल साहब के गुस्से के बायस हुआ लाल बहू का चेहरा देख
खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, जिनका दाँव इन्हीं पर उल्टा पड़ गया था। चलो अज़मीर, आज मेरी भांजी का बतौर बहू हमारे साथ पहला नाश्ता है, तुम भी हमें जॉइन करो। वो फ़िलहाल मौके की मुनासबत से गुस्सा सब कर गए थे। सॉरी बाबा, बट यू नो ना कि मुझे अपनी फैमिली टाइम में कोई तीसरा शख्स बर्दाश्त नहीं है, सो चलें स्वीटहार्ट। वो जो अजमल साहब के साथ ही खड़े हुए थे, मेहरबान की इस कदर खुली बेइज्जती पर इन्हें ज़ब्त करना मुश्किल लगा था। जबकि अपनी जानिब मोहब्बत से देखते मरवान को मुस्कुराहट पास करती आयरा इसकी हमराही में कदम उठाती नाश्ते की मेज़ पर चली आई थी। आपको नहीं लगता अजमल साहब कि आप इस लड़की को बहू बनाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है? आप तो कह रहे थे कि आज इन दोनों की शादी की खबर मुल्क में तहलका मचा देगी, मगर मुझे तो इस लड़की के तेवर ही बिगड़े हुए लग रहे हैं। वो इसके जाते ही नफ़रत से खोया हुए थे। ज़रा हौसला रखो अज़मीर, अभी तो खेल की शुरुआत हुई है और इस फड़फड़ाती चिड़िया की रूह को कैसे कब्ज़ करना है, ये मैं बखूबी जानता हूँ। और ये खबर तहलका ख़ैज़ तो है ही, तुम्हें मालूम है ना कि खबर किस तरह देनी है। वो धीमे लहजे में आगे का लाहे अमल तैयार करने में मसरूफ़ सवालिया गोया हुए। बेफ़िक्र रहें अजमल साहब, आज की खबरों में बस हर तरफ आपकी रहमदिली और नरम ख़ुई के किस्से होंगे। अज़मीर की ज़ुबानी बात पर वो सर हिला गए, जबकि शोले उगलती निगाहें मुस्कुराती आयरा के सरापे पर मरकूज़ थीं, जो निशात बेगम से लात उठवाने में मसरूफ़ थी। और आपका बेटा? आपको क्या लगता है कि वो इस लड़की की मोहब्बत पर आपको फ़ोक़ियत देगा? इन्होंने आईब्रो उठाए। तुम फ़िक्र ना करो, वो मेरा बेटा है अज़रीन। वो ज़ुबानियत से बोलते कहका लगा गए थे, जबकि आयरा ने अचंभे से बाकायदा पलट कर इस सिमत देखा था, जहाँ से कहकों की आवाज़ बुलंद हुई थी, मगर ड्राइंग रूम और हॉल के दरमियान आड़ होने के बायस वो देख नहीं सकी थी। तो वो सर झटक कर मेहरबान की जानिब मुतवज्जो हुई, जो इसके कान में सरगोशी करता धीरे से मुस्कुराया था। बिस्मिल अंगड़ाइयाँ भरती सुबह देर से जागी थी, मगर बेदार होते ही आदतन मोबाइल चेक किया, जहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों की जानिब से भेजी गई वीडियोस देख इसका दिमाग भग से उड़ा था। वो तेजी से एलसीडी ऑन करती न्यूज़ चैनल लगाया था, जहाँ हर तरफ अजमल सुल्तान के बेटे मरवान और इनकी सबसे बड़ी मुखालिफ आयरा इलाही की अचानक शादी की चर्चा थी। वो हैरान और परेशान सी रिमोट बेड पर फेंकती तेजी से नीचे की जानिब पड़ी। बाबा, आपने न्यूज़ देखी? इसे लाउंज पे बैठे बाप के पास पहुंच कर ही सांस ली थी। हाँ, देख ली। इन्होंने नखवत से सर झटका था और रिमोट उठाकर एलईडी ऑफ कर दी थी एलसीडी ऑफ कर दी थी। तो फिर आप कहते थे कि अजमल सुल्तान इस लड़की से नफरत करता है, तो अब क्या हुआ? इस लड़की की माँ को दुनिया से गए अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और इनकी मोहब्बत जाग गई कि फौरी निकाह कर लिया और रुखसत करा के अपने घर भी ले आए। इसकी निगाहों से तो अब तक मेहरबान का मुस्कुराता चेहरा ही नहीं गया था, जो आंखों में ढेरों मोहब्बत समाए आयरा का गुलनार चेहरा देख रहा था। हर न्यूज़ चैनल पर इन्हीं की शादी की मुबारकबाद दी जा रही थी। बेटा, तुम नहीं समझती, ये सब सियासत के दांव-पेच हैं। अभी अजमल ने ये कदम सिर्फ अपने वोटर्स की नज़र में अपना दिन-ब-दिन खराब होता इमेज बहाल करने के लिए उठाया है। वो किसी गहरी सोच में गुम थे। ओह कम ऑन डैड, वो बहुत शातिर इंसान है। एक तरफ इन्होंने बेटे की मोहब्बत को कबूल भी कर लिया, दूसरी तरफ यतीम भांजी के सर पर दस्ते शफ़क़त का हाथ भी रख दिया। और तो और अवाम की नज़र में अच्छे भी बन गए कि इन्होंने अपनी ही मुखालिफ भांजी को दिल बड़ा करके माफ़ कर दिया। और आप कहाँ गए? वो इस्तेहज़ाइया लबो लहजा इख्तियार करती गुस्से से फुनकारी थी। तो यही तो कह रहा हूँ बेटा जी कि सब सियासत के दांव-पेच हैं, आप नहीं समझेंगी। और रही बात बेटे की, तो मत भूलो, वो अज़मत सुल्तान का खून है, जैसा नज़र आता है वैसा है नहीं। और अगर तुम्हारे दिल में इसके लिए किसी किस्म के जज़्बात हैं भी, तो अपने दिलो-दिमाग से साफ़ कर लो। वो समझकर सर हिलाते बेटी को तंबीह करना नहीं भूले थे, जो मुकाबिल सोफ़े पर ठहरने के अंदाज़ में बैठी, अब मोबाइल स्क्रीन निगाहों के सामने किए नफ़रत भरी निगाहों से आयरा का चेहरा तक रही थी। वक़्त सुबह का था, सब इस वक़्त घर में ही मौजूद थे। अलबत्ता टीवी लाउंज में पड़े टू सीटर गुलजार सोफ़ों पर बैठा वो बड़ी नफ़रत से स्क्रीन पर चमकता इन दोनों का चेहरा देख रहा था, जहाँ 11 बजे की हेडलाइंस में सबसे पहली खबर इनकी शादी की ही थी। जबी उमर आलमगीर साहब वहाँ आ गए थे। बाबा, न्यूज़ देखी आपने?
خطیب نے LCD کو بغور دیکھتے دانت کچکچائے تھے۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ ویسے بھی بیٹا جی یہ پرانے پریمی پنچھی تھے، اب یقیناً اپنا کوئی کارنامہ ہی ہوگا جس کو چھپانے کی خاطر اس قدر آنن فانن نکاح کیا ہے۔ وہ سگار کا کش لگاتے غلیظ لہجے میں قیاس لڑا رہے تھے۔ آر یو شور؟ ویسے آئرہ مجھے ایسی لڑکی لگتی نہیں ہے۔ وہ پرسوچ دکھائی دے رہا تھا۔ تم کہیں اب تک اس لڑکی کی محبت میں گرفتار تو نہیں ہو؟ وہ جانچتی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ محبت؟ وہ یک لفظی حرف بولتا خاموش ہو گیا۔ دل کی اولین خواہش تو یہی تھی کہ اس لڑکی کو نکاح میں لے کر باعزت طریقے سے رخصت کرا کر اس گھر میں رہوں، مگر شاید وہ بدکردار لڑکی اس قابل ہی نہیں تھی۔ لبوں پر مٹھی جمائے جبڑے بیچے وہ سخت طیش میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، مگر تم پر تو جیسے عاشقی کا بھوت سوار تھا۔ وہ چال باز لڑکی ہمیں ڈبل کراس کرنا چاہ رہی تھی، مگر میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وہ سگار کا ایک گہرا کش لگاتے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ کیا خیال ہے پھر؟ مبارکباد دینے چلیں؟ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنی سابقہ محبوبہ کی شادی پر مبارکباد دینے نہیں بلکہ تعزیت کرنے جانا چاہیے۔ وہ بیٹے کو معائنہ خیزی سے گھور کر گویا ہوئے تو وہ استہزائیہ مسکرایا۔ شادی ہوئی ہے ڈیڈی، لڑکی ابھی مری تو ہرگز نہیں ہے۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ یعنی تمہیں ابھی بھی اس لڑکی کی شدید طلب ہے؟ انہوں نے آئیبرو اٹھائے تھے۔ بالکل، اب تو یہ طلب شدت اختیار کر چکی ہے۔ وہ پیچھے کو ہو کر آرام سے بیٹھتا بغیرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی طلب کی تشنگی مٹانے کا سامان تیار رکھو، مگر ذرا خیال رہے اس بار تمہارا سامنا مروان سلطان سے ہوگا۔ وہ بابر کراتے لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ بس ڈیڈ آپ دیکھتے جائیں میں کرتا کیا ہوں۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی نے میری محبت کا مذاق بنایا ہے۔ اگر میں نے اس کی ہستی کا مذاق نہ بنا دیا تو میرا نام بھی خطیب عالمگیر نہیں۔ وہ دانت پر دانت جمائے ناگوار لہجے میں بولتا آئندہ کے لیے منصوبہ بندیاں کر رہا تھا۔ تو پھر کیسے مزاج ہیں ہماری بہو صاحبہ کے؟ سلطان محل میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ وہ میڈیا والوں کو چلتا کرتے اب ناشتے کی میز پر آتے سربراہی کرسی سنبھالتے طنزیہ لہجے میں بولے تھے۔ مروان کوئی کال اٹینڈ کرنے کے غرض سے ایکسکیوز کر کے سائٹ پر گیا تھا۔ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے سسر جی، مگر میری موجودگی کہیں آپ کو تو گرا نہیں گزر رہی؟ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ اس کے طرز تخاطب پر نشاط کے ماتھے پر بلسم اٹھائے تھے۔ آئرہ بچے، یہ سسر جی کیا ہوتا ہے؟ ذرا تمیز سے پیش آؤ۔ دوہرا رشتہ ہے تمہارا اجمل صاحب سے، اور بیٹا اب تم شادی شدہ ہو۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ پھپھو، اجمل صاحب سے میرا دوہرا رشتہ بابا اور پھر ماما کی ڈیڈ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اب یہ صرف میرے شوہر کے والد محترم ہیں۔ اس کا لہجہ بے پناہ سردگی سمیٹے ہوئے تھا۔ اور شوہر کا والد بھی قابل عزت ہوتا ہے بیگم۔ عقاب سے نمودار ہوتی آواز پر آئلہ ہونے سے مسکرائی۔ جو قدم اٹھا کر اس کے نزدیک آتا اب دوبارہ اپنی نشست سنبھال چکا تھا۔ جناب سسر جی میرے سب سے بڑے حریف ہونے کے باوجود ہمارے مقابل پرسکون انداز میں بیٹھے ہیں اور ہم وقت کی نزاکت کا سوچ کر خاموش ہیں۔ تو آپ کے والد صاحب کو ماں بدولت اس سے زیادہ اور کتنی عزت سے نوازیں؟ وہ باقاعدہ طور پر اس کی جانب گھومتی تنفر بھرے لہجے میں پھنکاری تھی۔ مروان نے ناراض نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرے خیال سے صبح صبح کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی اب تم صرف اس گھر کی بہو ہو تو یہاں رہنے کے کچھ قاعدے قانون ہیں۔ تم جتنا جلدی سمجھ جاؤ تو بہتر ہے۔ وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکے تھے، اب محض کھانا پوری کر رہے تھے۔ یہ میرے شوہر کا یعنی میرا اپنا گھر ہے۔ میں جیسے مرضی چاہے رہوں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی تکلیف ہونی چاہیے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ الحمدللہ میری تو صرف موجودگی ہی آپ کے لیے باعث تکلیف ہے تو… ایک نظر مروان کے سنجیدہ چہرے پر دوڑا کر وہ تفکر بھرے لہجے میں گویا ہوتی دانستہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ بیگم یہاں درستگی کی اچھد ضرورت ہے۔ یہ میرا نہیں اجمل سلطان کا گھر ہے۔
تو यहाँ रहने के कायदे कानून तो फ़ॉलो करने ही पड़ेंगे, जो कि मैं और मिसेज़ अजमल सुल्तान भी करते हैं, क्योंकि मम्मा बताएँ अपनी बहू प्लस भतीजी को। इस बार वो माहौल में बढ़ता तनाव कम करने की खातिर शरीर लहजे में गोया हुआ था। सो तो है, आयरा बेटा इस घर में वही होता है जो आपके ससुर साहब चाहते हैं। आयरा ने दाँत देने वाले अंदाज में तंज़िया तौर पर अजमल सुल्तान को देखा था, जबकि मरवान इसकी शोला बयानी पर ताज्जुब से सर झटकता, हलक से घूट-घूट जूस उतारता संजीदगी से मोबाइल स्क्रीन देख रहा था, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफ़ॉर्म पर बस इन्हीं के जोड़े को मुबारक सलामत पेश की जा रही थी। तो कहीं लोग इस शादी को सियासत का रंग दे रहे थे। वो ताज्जुब से देख कर रह गया, जहाँ हर जगह बस इनकी शादी की खबरें हाइलाइट्स में थी। सुसर जी क्या वाक़ई? वो जो मोबाइल साइड पर रखता अब इन दोनों की जानिब मुतवज्जा हुआ ही था कि आयरा की तर्ज़ तख़ातुब पर ज़बरदस्त किस्म का फंदा लगा। निशात ने झट से उठकर बेटे की पीठ सहलाई, जो नॉर्मल होता पर अचंभे से देखती आयरा की जानिब घूमा। आयरा, बिहेव। अपने बाप का ज़ब्त से सुर्ख पड़ता चेहरा देख इसने हाथ दबाकर बाज़ रखना चाहा। ओह कम ऑन मिरवान, अब तुम भी फूफो की तरह कोई लंबा चौड़ा लेक्चर ना देना कि ये तुम्हारे मामू भी हैं और फूफा भी, ब्ला ब्ला ब्ला। वो मुंह बसोर कर जरा बेजारी से गोया हुई थी। तो फिर ये सुसर जी क्या होता है? अगर तुम्हें मामू नहीं कहना तो बस खामोश रहो। इस बार मरवान ने साफ लहजे में तंबी की थी। सुसर को सुसर ना बोलूं तो क्या बोलूं? तुम बता दो मुझे। वो कीनतोज़ निगाहों से घूर कर बोली थी, जबकि निशात बेगम तो बेचारी हौन-नक हुई। ये सब खामोशी से देखने पर मजबूर थी। अंकल बोल लो या मम्मा से रिश्ता बदल लिया ना तुमने तो बाबा को भी फूफा टाइप कुछ बोल लिया करो। मरवान के लहजे से खफगी वाज़ेह थी। फूफा, सुचल जी ये रिश्ता आपकी पर्सनैलिटी पर कुछ ख़ास जचता नहीं है ना? इनकी जानिब घूमती वो शरारती लहजे में राय ले रही थी। आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, इसीलिए तुम्हारी ये घौर अफ़शाइयाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर इस घर में रहना है, तो मेरे बनाए गए कायदे कानून पर चलना पड़ेगा, वरना निकाल बाहर खड़ा करूँगा तुम्हें भी और तुम्हारे इस शौहर को भी, जिसकी शय पर तुम इतना फड़फड़ा रही हो। दाँत किचकिचाते इन्होंने इसे बाज़ रखना चाहा था, जब ही निशात बेगम ने परेशानी से मरवान को देखा था, जिसने रिलैक्स रहने का इशारा किया था। आप अपने बेटे को बाहर निकाल सकते हैं लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि ये मेरे नाना का घर है। तो इस विरासत में मेरी माँ का भी शरई हक है और अब मामा नहीं रही तो टेक्निकली हिसाब से इनके हिस्से की जायदाद की मालिक मैं हूँ। तो सुसर जी, अब इस घर पर मेरा भी इतना ही हक है जितना कि आपका। इनकी गहर बरसाती निगाहों में अपनी चमकती आंखें गाड़ती हुई शरारती लहजे में बावर कराती दूर की गौड़ी लाई थी। मरवान और निशात ने फौरन बेसाख्ता उमड़ने वाले मुस्कुराहट का गला घोट दिया था। मरवान सुल्तान, ज़रा मर्द बनो और अपनी इस बेबाक और ज़बान दराज़ बीवी को लगाम डालो। आइंदा मैं इस किस्म की फ़ज़ूल बकवास हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे घर में रहना है तो मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। इन्होंने बेटे की ज़न्नमुरीदी पर टोकना ज़रूरी समझा था। जी बिल्कुल मर्द, बिल्कुल आपकी तरह का मर्द सुसर जी। वो जो उठकर जा रहे थे, पीछे से उभरती तंज़िया आवाज़ पर ठहरे, एक नज़र बीवी के तारीख पड़ते चेहरे पर डाली और फिर खामोशी से वहाँ से निकलते चले गए, जबकि मरवान की घूरती निगाहों का मरकज़ अब आयरा का वजूद था, जो बेनियाज़ी से बैठी नाश्ते से इंसाफ करने में मसरूफ़ थी। मिल गया सुकून, पड़ गई ठंडक, क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया है? निशात बेगम को परेशानी से लब चबाता देख वो ज़रा खफगी से बोला था, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? मैंने तो बस अपना पुराना हिसाब बराबर किया है। इसकी बेनियाज़ी उरूज पर थी। मम्मा आप समझाएं इसे प्लीज़, कि कुछ ख़्याल करे। ऐसे तो घर का माहौल ख़राब होगा। वो इसे कुछ सख्त सुनाने से गुरेज़ करता बेचारगी से माँ से मुखातिब हुआ था। मैं क्या बोलूँ मरवान, मुझे तो अब इन दोनों से ही डर लगने लगा है और शायद अब तो ये तकरार रोज़ का मामूल हो। तुम्हें तो पता है अजमल गुस्से के कितने तेज़ हैं और फिर आयरा की हठधर्मी, वो खुद भी बस दिखाई दे रही थी। ओह! मेरी प्यारी मम्मा, आप इस बैरिस्टर बेगम से डर रही हैं? भई, आप सास हैं, ज़रा टाइट करके रखें मोहतरमा को। वो शरारती लहजे में गोया हुआ था। आयरा ने मेज़ के नीचे से ही इसके पाँव पर पाँव मारा था।
मुझे क्या ज़रूरत है इसकी सास बनने की? ये तो मेरी बेटी है। वो आयरा की नाक वो आयरा को नाक मुँह बनाता देख प्यार से बोली, तो वो जैसे खिल उठी थी। एक, बस आप ही मेरी अपनी हैं, बाकी सब तो मेरे दुश्मन हैं यहाँ। वो जल्दी से कुर्सी छोड़कर लाड से इनके गले में बाहें डालती मस्का लगाने में मगन हो गई थी। मरवान ने आंखें छोटी किए इस खतरनाक लड़की को घूरा था। नहीं मेरा बच्चा, हम हरगिज भी दुश्मन नहीं हैं तुम्हारे, बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। इन्होंने अपने गले से लगी आयरा का गाल हौले से थपक कर कहा था, जो आज इन्हें वही छोटी सी आयरा लगी थी, जो यूं ही पुप्पो पुप्पो कहती इनके गिर्द बाहें डालती झूल जाती थी। सब नहीं, बस आप। ये बददिमाग सियासतदान भी आपके शौहर की तरह हर मामले में बस सियासत ही चमकाता है। इसने तिरछी निगाहों से देखते शरारत से घूरा था। तुम्हें तो मैं आकर बताऊंगा, फिलहाल मैं जरा काम से जा रहा हूँ। और प्लीज तुम घर ही रहना, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। मामा ख्याल रखिएगा इन मोहतरमा का प्लीज। वो काफी देर से इज़्तिराबी किसी कैफियत से दो चार बार ब्लिंक करती स्क्रीन पर एक निगाह दौड़ाता जरा उजलत में बोला था। साथ ही उठकर करीब आते माँ की पेशानी पर बोसा दिया और फिर सीधा खड़ा हुआ। तो तुम मुझे आयरा का ख्याल रखने की ताकीद ऐसे कर रहे हो जैसे हम कोई गैर हो इसके। इन्होंने खबकी से बेटे की जानिब देखा था। उफ, मेरे वालिद साहब की ज़ौजा, भला मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि आपके लिए तो औलाद से ज़्यादा सगी आपकी आयरा साहिबा हैं। वो आयरा को आँख मारकर साथ चलने का इशारा करता शरारती लहजे में गोया हुआ था। अच्छा बस, बहुत हो गया मज़ाक, खैर से जाओ। चलो आयरा, जाओ, शौहर को बाहर तक छोड़ कर आओ, फिर हम दोनों माँ-बेटी साथ बैठकर बातें करेंगे। वो जो मुसलसल घूरी से नवाज़ती इनकार कर रही थी, इनकी आवाज़ पर मरवान की मुस्कुराती चैलेंजिंग निगाहों में खफगी से झाँकती निगाहें घुमा कर रह गई। चलिए मरवान साहब, वो दोनों इनके अकाबी जानिब खड़े थे, जब इन दोनों की शरारतें इनकी निगाहों से मख्फी थीं। आ जाएं बैरिस्टर साहिबा, वैसे भी मुझे आपके ढीले स्क्रू टाइट करने थे। वो मोहब्बत से इसके गिर्द हिसार डालता फिदा होते लहजे में बोला था। निशात बेगम ने दिल ही दिल में इनकी दायमी खुशियों की दुआ की थी। खुशी और मसूलियत इनके बेटे के हर अंदाज से आया थी, जो मोहब्बत को पाकर हद से ज्यादा खुश और पुरसुकून दिखाई दे रहा था। वो आगे पीछे ही कार पोंछ तक आए थे। जहां मरवान को देख कार सलट हो गए थे, वहीं इसके इशारे पर फेर कर एक तरफ को होते फिलहाल वहां से हट गए थे, जो अब बाकायदा तौर पर आयरा की जानिब घूमा था, जो आसमानी रंग सूट में मलबूस खुद भी सुबह की उजली पहली किरण सी लग गई थी। महकता सरापा और रोशन चेहरा हद दर्जा अपीलिंग था। आयरा, हमारी फैमिली के दरमियान जो भी इख्तलाफात कायम रहे, मगर आप आइंदा बाबा से बदतमीजी नहीं करेंगी। ये मैं आपकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। इसकी संजीदा लहजे में वार्निंग वाज़ेह थी। आयरा ने बगौर निगाह भर के इस शानदार मर्द को देखा था, जो सियाह रंग शलवार कमीज में मलबूस भरपूर मर्दाना शख्सियत लिए हर लिहाज से परफेक्ट और सिर्फ इसका नसीब था। बहुत हैंडसम लग रहा हूँ आज। काम का बहाना बनाकर अपनी इस छम्मक छल्लों के साथ डेट पर ना चले जाना। इसकी तंबी को सरे से नजरअंदाज करता वो मौजूद गुफ्तगू का रुख ही पलट गई थी, जबकि वो इसकी चालाकी पर बल खाता रह गया। जाना, हैंडसम तो मैं हमेशा से हूँ, इसमें नया तो कुछ भी नहीं, मगर तुम क्यों दिल फेंक लड़कियों की तरह मेरे हुस्न से अपनी निगाहें सैराब कर रही हो? वो ज़ब्त करता शरारती मगर मुतजस्सिस लहजे में बोला था, क्योंकि तुम्हें घूरना और अपनी तिश्ना निगाहों को सैराब करना मुझ पर फ़र्ज़ है और ख़ासा सवाब का काम भी। वह असली बेबाकी से गोया हुई थी। कभी तो मच्छी की लड़कियों की तरह शर्मा लिया करो, वो शिकवा कना लहजे में बोला था। आयरा ने मुस्कुराहट दबाई थी। चलो, फिर तुम जाओ, आज मैं ज़रा शर्माने की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, ताकि आज तुम्हारा ये शिकवा दूर ही हो जाए। इसने शरारत से आँख का कोना दबाया था। मेरी तो हसरत ही रह जाएगी कि मेरी किसी जिसारत पर मेरी बीवी शर्मा कर घबरा कर मेरी पनाहों में राह फरार तलाश करे। इसकी दिली हसरतों पर आयरन ने आंखें बड़ी करते घूर कर देखा था। वैसे हद होती है ठरकीपन की और बहबूदगी की भी।
मरवान की शौक निगाहों से लपकते जज़्बात की तपिश महसूस कर वो एक पल में सुर्ख हुई थी और साथ ही गफ़लत से निगाहें चुराते इसके कंधे पर एक मुक्का चढ़ दिया था। मेरी खूंखार बेगम, इसे मोहब्बत कहते हैं। इसका दमकता चेहरा उल्फत भरी निगाहों से निहारता वो मखमूल लहजे में गोया हुआ था, जिसके रुखसार पर अब हया की लाली फूट पड़ी थी। गालिबन तुम कहीं जा रहे थे? इसने आईब्रो उठाकर जताते लहजे में कहा था, जबकि निगाहों की गुस्ताखियां हूँ जारियों सारी थी। चले भी जाएंगे बेगम, मगर आज मगर आप सोच लें, शादी के पहले रोज ही शौहर को घर से भेज रही हैं। ऐसा ना हो कि मैं आपके इस जुर्म की पादाश में आपकी किसी रकीब की जुल्फों का असीर हो जाऊं और फिर आप राह ही तकती रह जाएं। मुस्कुराती निगाहों में जज्बात का ठाटे मारता समंदर मौजूद था, जबकि अब वो मुसलसल निगाहें चुरा रही थी। मगर इसकी शरारत पर मुझसे से दाँत किचकिचाए। कोई मसला नहीं है मरवान साहब, आप कहते हैं आप जुल्फ़ क्या पूरी की पूरी लड़की के असीर हो जाएँ। फिर हम ना वो जुल्फ़ छोड़ेंगे और ना ही वो बंदी जिसकी अदाएँ आपको लुभा सकें। सीने पर बाजू लपेटते खड़ी इस बार भी वो तकड़ी जवाबी कार्रवाई करने से बाज नहीं आई थी, जबकि इसका मसूर कुन कहका साधता था। ना कोई था, ना है और ना ही होगा कोई तुझसा जहाँ में कि तेरी इन्हीं अदाओं ने अपना दीवाना बना रखा है। वो ना जाने किस शायर के शेर के साथ इस कदर जुल्म बर्बरियत से पेश आया था। आयरा ने ताज्जुब ज़दा नज़रों से उसे घूर कर देखा था। अब घूरो नहीं, ज़रा अच्छे से अल्लाह हाफ़िज़ ही कह दो, बिल्कुल मशरिकी लड़कियों वाले स्टाइल में। लब दाँतों तले दबाए, इसने एक बार फिर इसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। अल्लाह हाफ़िज़ मरवान साहब, उम्मीद है कि आप किसी नेक काम से ही जा रहे होंगे, तो साथ खैर से जाएँ और अल्लाह की अमान में वापस आएँ। हम आपकी राहों में पलकें बिछाए मुंतज़िर ही मिलेंगे। आगे बढ़कर इसके सीने से लगती मासूम सी सूरत बनाए, लहज़े में बेपनाह मोहब्बत और चाशनी समोए, आँखें पटपटा कर गोया होती मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। साथ ही इसके कंधों पर हाथ जमाए ज़रा सी ऊँची हुई, तो मरवान ने सवालिया निगाहों से देखा, जिस पर वो मुस्कुराहट ज़ब्त करती इसके चेहरे का रुख मोड़ती, हल्की दाढ़ी वाले रुखसार पर अपना लब रख चुकी थी। वो खुशगवार हैरत में मुब्तला हुआ था। वैसे यहाँ ऐसी बेबाकी का मुज़ाहरा मुझे करना चाहिए था। वो जो अब फरार होने के चक्कर में थी, वो झपट इसकी कमर के गिर्द वो झट इसकी कमर के गिर्द हिसार बनाता खुद में कैद कर गया था। तुम्हें ही चाहिए था ना मशरिकी लड़कियों वाला प्रोटोकॉल, तो अब खुश हो जाओ। इसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई, जबकि वो इसके खासम खास मशरिकी अंदाज पर धीरे से मुस्कुराता, इसे सीने से लगाए इसकी पेशानी पर लब रखता कुछ लम्हे इसे महसूस करने की गर्ज से ठहर गया था। जबकि दिमाग में बहुत सारी सोचों का तूफान उमड़ आया था। दिल ने शिद्दत से दुआ की थी कि वो जिस हकीकत का पता लगाने जा रहा था वो झूठी साबित हो जाए। मगर वक्त बड़ा जालिम था। अभी तो सही मायनों में सुल्तान खानदान के कफारे का वक्त शुरू हुआ था। आइंदा तुम बाबा से बदतमीजी नहीं करोगी आयरा। इसे मेरी इल्तिजा समझो या फिर हुक्म। मगर अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे खुद से अलहदा करता वो एकदम संजीदगी से बोला था, जबकि इसने खामोश निगाहों से देखा था। वो बड़े हैं हमारे, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। वादा करो मुझसे कि तुम आइंदा बाबा से किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं करोगी। समझ रही हो ना मेरी बात? इसकी खामोशी पर उसे खटका हुआ था। वादा करने की तुक ही नहीं बनती, क्योंकि मैंने कभी इनसे बदतमीज़ी की ही नहीं। बस आईना दिखाया है और आइंदा भी दिखाती रहूँगी। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। इस बार इसके लहजे में तलख़ी सिमट आई थी। वो कितनी ही देर इसे देखता रहा, जो निगाहों के रुख मुखालिफ सिमत में किए, अब उखड़ी-उखड़ी सी दिखाई दे रही थी। अल्लाह हाफ़िज़, ख़याल रखना अपना। इसका गाल थपथपाता वो नरमी से बोलता, अपनी मखसूस गाड़ी की ड्राइविंग सीट सँभालता। इसे एक नज़र देख वहाँ से निकल आया था। साथ ही सुल्तान महल के वसी और ईज़ हाईवे से पीछे जाती गार्ड्स की गाड़ियों को दूर तक जाता देख वो सर झटक कर घर के बैरूनी हिस्से की जानिब बढ़ी थी। मरवान को सी ऑफ करती वो जैसे ही वापस आई थी। निशात बेगम ने इसे बुझा-बुझा सा देख मुस्कुराते लहजे में इस्तफसार किया। मरवान चला गया बेटा? वो जो मरवान के सर लहजे की बाबत सोचती सोचों में गुम थी, यकदम चौंक गई थी।
जी, फूफो चले गए। वो सर झटक कर नरम-गोई से बोली थी, "चलो चंदा, आज तुम ज़रा अपनी पसंदीदा डिशेज़ बताओ। आज लंच तुम्हारी पसंद का ही बनेगा।" वो इसकी तवज्जो भटकाने की गर्ज से इसे अपने साथ लगाए किचन की जानिब बढ़ी थी। पता तो है आपको? वैसे पहले ये बताएँ कि खाना कौन बनाएगा? आप बनाएँगी या कुक?" वो शरारतन सवालिया अंदाज़ में गोया हुई थी। "अगर मेरी बेटी फ़रमाइश करे तो मैं खुद बना दूँगी।" वो होंठ इसी नरमी से गोया हुई थी। आपके हाथ का बना खाना तो बहुत कुछ है, मगर आज नहीं, बाद में। अभी मेरा कुछ खाने-पीने का दिल नहीं है। अभी आप कुक को अपनी मर्ज़ी का मेन्यू बता दीजिए। वो इसकी दिली कैफ़ियत समझती, हौले से इसका गाल थपथपाती, मुस्कुराईं। चलो फिर आज मैं खुद ही अपनी बेटी के लिए कुछ ख़ास एहतमाम कर लेती हूँ। आफ्टर ऑल बतौर बहू इस घर में मेरी बेटी का पहला दिन है। वो इनकी मोहब्बत पर धीरे से मुस्कुराई थी। माँ की याद बेसाख्ता आई थी और फिर वो एक बार फिर रंजीदा हो गई थी, जब ये हाथ में मौजूद इसका मोबाइल थरथराया था। फुप्पो, मैं रूम में जा रही हूँ, कुछ काम है। जब तक आप भी फ्री हो जाएं, फिर हम बैठकर अच्छी सी कॉफ़ी एंजॉय करेंगे। मोबाइल स्क्रीन पर चमकता नाम देख वो इजाज़त लेती रूम में वापस आ गई थी, जब तक मोबाइल की तारीख स्क्रीन एक बार फिर रोशन हुई थी। हेलो, कैसी हैं आयराब? अपने रूम में मौजूद सोफ़ा कम बेड पर नीम दराज खतीब दूसरी जानिब से राब्ता बहाल होते ही शीरी लहजे में गोया हुआ था। अल्लाह का शुक्र, वो यकलफ्ज़ी जवाब देकर खामोश हो गई। मरवान की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस थे कि अब वो इनसे कोई मेल-जोल नहीं रखेगी। शादी की बहुत मुबारक हो। हमें अभी आपकी अचानक शादी की खबर हुई है। वैसे आयरा, मुझे इस खबर सुनकर बड़ी हैरत हुई है। अभी तो 3 रोज़ कबल ही आपकी वालिदा की तदफ़ीन हुई है और अब आपने इतनी जल्दी शादी कर ली। वो मुतवाज़न लहजे मगर मुतज़िब सा सवालिया गोया हुआ था। क्यों मेरी अचानक शादी से आपको कोई एतराज़ है? इसने आईब्रो उठाए। एतराज़ तो नहीं है, बस गिला ज़रूर है। हम और आप तो इतने अच्छे दोस्त रहे हैं। आप मरवान के मुतालिक एक बार मुझे बता तो देती। वो अब अपने मुद्दे की बात पर आया था। खतीब, हमारी शादी बड़ों की रज़ामंदी के तहत हुई है। मेरा नहीं ख़्याल किसी तीसरे का कोई अमल दख़ल है या फिर मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को आपके साथ डिस्कस करने की पाबंद हूँ। वो सपाट चेहरे पर तासुरात से गोई हुई थी। ख़ैर, आपने तो हमें किसी काबिल समझा ही नहीं, मगर फिर भी कभी भी और कहीं भी नाचीज़ की ज़रूरत महसूस हो तो आप बिला झिझक मुझे याद कर लीजिएगा। आयरा ने गहरी साँस ख़ारिज की थी। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। दरअसल शायद मुझे मामी नीचे बुला रही हैं। इसने जल्द से जल्द बात समेटी थी। अल्लाह हाफ़िज़। दोनों जानिब से राब्ता मुनक़ता हो गया था। जभी दूसरी जानिब कॉल सुनते मरवान ने भी कान से ब्लूटूथ निकाल कर साइड पर डालते गाड़ी का रुख मोड़ लिया था। वो सारा दिन फारिग होने की वजह से इस वक्त अपने कमरे में मौजूद वार्डरोब में अपने ड्रेसेस के साथ-साथ तमाम ज़रूरत का सामान सेट कर रही थी। मरवान अपने सामान के साथ पहले ही इसके लिए जगह खाली कर चुका था। अब वो फारिग बैठने से बेहतर अपनी मसरूफियात तलाश कर चुकी थी। कुछ मिनटों बाद वो अपना सारा सामान सेट करने के बाद अब एक गहरी और पुरसुकून सांस खारिज करती वापस कमरे में आ गई थी और अब इसकी जायजा लेती निगाहें पूरे कमरे का तवाफ कर रही थी। वो मरवान के रूम में पहले भी कई बार आ चुकी थी, मगर इन गुजरे बेशतर सालों में वो इस कमरे में काफी तब्दीलियां कर आ चुका था। वो अभी सोचों में गुम थी कि इसका मोबाइल एक बार फिर बज उठा था। हेलो। स्क्रीन पर चमकता इल्हाम का नाम देख इसने फौरी तौर पर कॉल पिक की थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम बताओ कैसी हो? वो मुस्कुरा कर सवालिया अंदाज में गोया हुई थी। अरे यार, वो तो गोली छू कर गुजर गई थी और इसके बाद जिंदगी में इतना कुछ अचानक और गैर मुतवक्के था कि मुझे तो वो दर्द याद भी नहीं रहा। वो दुख से मुस्कुराई थी। तुम फिक्र नहीं करो, मेरी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट मंडे से फर्म जॉइन कर लूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरा अपना दिल नहीं चाह रहा कोई भी काम करने को। जो भी केसेस चल रहे हैं, वो आप देख लें
और जो बहुत अर्जेंट केसेज़ हैं, वो आप हमारे किसी अच्छे वकील को हैंड ओवर कर दें। मैं फ़िलहाल ये सब कुछ देखने के लिए मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं हूँ। वो साफ लहज़े में बोल रही थी। ओके मिस इल्हाम, मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। वो मुस्कुराते लहज़े में बोलती राब्ता मुनक़ता कर गई, जबकि दिमाग बहुत से ताने-बाने बुनने में मसरूफ़ था। मरवान, आपको नहीं लगता कि आपने आयरा से शादी करने में बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी की है? वैसे तो शाम के 4 बज रहे थे, मगर वो इस वक़्त बिस्मिल के साथ लंच पर मौजूद था। खाने से भरपूर तरीके से इंसाफ़ करती बिस्मिल अचानक से बोली थी, यार शादी शादी होती है, वो जल्दी या फिर देर से नहीं होती। वैसे भी ये जल्दी और देर तो अल्लाह के काम है। वो पानी का गिलास लबों से लगाता मुतवाज़िन लहजे में बोला था, वैसे मैं हैरान हूँ कि शादी के पहले ही दिन आप अपनी दुल्हन को छोड़कर मेरे साथ लंच कर रहे हैं। इसने आईब्रो उठाए। आयरा मेरी बीवी है, वक्ती रिश्ता थोड़ी है जो पल में जुड़कर खत्म हो जाए। अब तो मेरे सारे लंच और डिनर मेरी बीवी के साथ ही हैं। वो हाल से मुस्कुराया था। बिस्मिल को इसका मुस्कुराता लहजा जहर लगा था। ये भी है। वो सर झुका गई। आपने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा? वो संजीदगी से सवाल कर रहा था। अभी तो कुछ नहीं सोचा, मुझे थोड़ा वक्त दें। घर जाकर आराम से सोचूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कंधे उचकाती बेनियाजी से गोया हुई थी। वेल बिस्मिल, आप जो कुछ सोचना चाहती हैं प्लीज़ ज़रा जल्दी ज़रा जल्दी सोचिएगा, क्योंकि अब मेरे पास मज़ीद वक़्त नहीं है। वैसे भी 2-4 रोज़ में मेरी दुबई की फ़्लाइट है। आप चाहें तो मैं होटल में हमारे साथ ही बुकिंग करा सकता हूँ। अच्छे से सोच लें, 2 दिन बाद साथ ही फ्लाई करेंगे। इसके लहज़े में अजीब-सी वहशत थी। बिस्मिल तंज़िया मुस्कुराई थी। वैसे 1 दिन की बीवी से कुछ ज़्यादा ही जल्दी दिल नहीं भर गया आपका? वो ज़ुमानियत से मुस्कुराई थी। दिल माशूक़ा से भरता है बिस्मिल साहिबा, बीवी से नहीं। वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था। वैसे बीवी के साथ हनीमून पर जाने के बजाय मेरे साथ ट्रिप प्लान करना सीधा-सीधा बीवी को धोखा देना जैसा नहीं है? वो जानकर अनजान बनी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ज़रा मेंटली स्टेबल हो जाए, फिर मेरा अपनी जान के साथ वर्ल्ड टूर का प्लान है। कोई काफ़िर ही होगा जो इतनी खूबसूरत बीवी पहलू में होने के बावजूद खुदा की अता की गई नेमतों में की नाशुक्री करेगा। वो हल्के-फुल्के लहजे में बोला तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराई थी। यानी आप वाक़ई आयरा से मोहब्बत करते हैं? वो टिश्यू से लब थपथपाती मुतजस्सिस लहजे में गोया हुई। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर वो मेरी बीवी ज़रूर है। वक़्त के साथ अब इश्क, मोहब्बत सब खुद ब खुद हो ही जाएँगे। मरवान के लहजे और अंदाज़ दोनों एकदम जुदा थे। एक जानिब इसकी ऑफ़र, दूसरी जानिब आयरा के लिए दिल में जगह। वो इस शख़्स को समझ नहीं पा रही थी। बिलाखिर आपकी बीवी है, आप चीट करें या फिर इसका फ़ायदा उठाएँ। मुझे इससे क्या? बट येस, थैंक टू गॉड कि मैं आपकी चालबाज़ियों का हिस्सा बनने से बच गई हूँ। इसने फ़ौरी शुक्र बजा लाया। सर झुकाए बैठे मरवान ने एक निगाह उठाकर भरपूर नज़रों से इस क़यामत ख़ैज़ सरापे का जायज़ा लिया था, और फिर मबहम मुस्कुराहट संग वो वापस से निगाहें झुका गया। तो फिर मैं आपकी तरफ से उम्मीद रखूँ? इसने तज़दीक चाही थी। बिल्कुल रखें। अब यूँ ऑफ़र्स खुद चलकर हमारे पास आएँ तो इन्हें यूँ ठुकराना निरी बेवकूफ़ी है। वो लब दाँतों तले दबाती शरारत से बोली थी। चलें, फिर डन हो गया। परसों मैं दुबई में अपने रूम में आपका इंतज़ार करूँगा। बाकी सबको किसी तरह मुत्मईन करना है, ये आपका काम है। वो सारा मलबा इस पर ही डाल गया था। जनाब, आप हमें मयस्सर आ जाएँ, ये सरासर हमारी खुशबख्ती है। बाकी सबको हैंडल करना हमारा अपना काम है। मरवान ने जूँ ही इस पर अपना आप अयां किया था, वो लम्हों वो लम्हों में अपने ख़ौल से बाहर आ गई थी, वरना मंगनी होने से लेकर टूटने तक वाली नाज़ुक शर्मो-हया वाली बिस्मिल तो ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। फिर इजाज़त दीजिए, मेरी जज़्बाती बीवी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो शरारत से मुस्काया था, वो समझकर सर हिला गई, जबकि वो वेटर के इशारे से पास बुलाता खाने का बिल पे करता। वो बिस्मिल की हमराही में ही वहाँ से निकल आया था।
وہ مسکراتی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تھی، جبکہ وہ آنکھوں پر سن شیڈ چلاتا ابھی گاڑی میں بیک سیٹ پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کا موبائل تھرتھرا اٹھا تھا، جبکہ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر انابی لبوں پر جاندار مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مروان نے بسمل کو کیا آفر کی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔